अच्छा, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। काफ़ी बच्चे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। और कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, हमने शुरू किया था। आज हम उसको आगे लेके चलते हैं। मुझे लगता है हमने थोड़ा सा किया था, अब आगे लेके करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारे पास सेम होती है। यही पढ़ा था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के स्टेटमेंट में कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो हमने दो बॉल्स पोज की थी, एक मास 1 और दूसरी मास 2। मास 1 की वेलोसिटी v1, मास 2 की वेलोसिटी v2। कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती थी। m1 की वेलोसिटी होगी v1 डैश और m2 की वेलोसिटी हो गई v2 डैश। ठीक है, आंटी की दुकान नहीं है वाली, इधर से वो मिलती है ना, वो जो स्टिक होती है उसको चॉकलेट के साथ लगा आइए। कैसे दो एक वो फिश बनी होती है चॉकलेट, बाकी वो होती है पता अच्छा, है। कोई ना कोई फोर्स पाँच होगी की m1 m2 पर भी एक्सर्ट कर मैंने रही खाई होगी, हुई कोई है। ना कोई फोर्स। कोई ना कोई फोर्स m1 m2 पे भी एक्सर्ट कर रही होगी और कोई ना कोई फोर्स m2 m1 पे भी एक्सर्ट कर रही होगी। तो जो फोर्स m1 जब हमारे पास कोलिजन होगी दोनों की, तो दोनों की तरफ से फोर्सेस आएंगी। कोई ना कोई फोर्स m1 m2 पे करेगी एक्ट, और कोई ना कोई m2 m1 पे करेगी। अच्छा, तो जो फोर्स m1 m2 पे करेगी, फोर्स बाय m1 to m2 इज इक्वल टू एफ डैश, वो एफ डैश होगी। और फोर्स बाय m2 टू m1 वो हमारे पास क्या होगी, एफ। ठीक है, ये हमारे पास दो फोर्सेस हो गई जो हमारे पास एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर। अब हमें पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस फर्स्ट बॉल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट बॉल को कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने फोर्स कौन सी ली, वो वाली फोर्स जो m1 m2 पर एक्ट कर रही है, मतलब फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल पर एक्ट कर रही है, वो वाली फोर्स हमने ले ली। उसके बाद हमने चेंज मोमेंटम कैसे लिया, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस फर्स्ट बॉल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी। टी को इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश इंटू टी m1 v1 डैश माइनस m1 v1 ठीक है, इसी तरह सेकंड बॉल के लिए ले लेंगे। सेकंड बॉल के लिए हमारे पास आ जाएगा f इंटू टी m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ठीक है,
अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी फर्स्ट बॉल के लिए, और सेकंड हमारे पास थी सेकंड बॉल के लिए। दोनों को हम फर्स्ट बॉल और स्क्रीन शो नहीं हो रही है, किसी को भी शो नहीं हो रही। मैम हो रही है। आप फिर अपना देखिए, कोई मसला होगा। किसने ये मैसेज किया, बाकियों को तो हो रही है। अच्छा, दोनों इक्वेशंस को अब हम ऐड कर लेंगे। फर्स्ट बॉल के लिए भी जो हमने निकाली है और सेकंड बॉल के लिए जो निकाली है वो दोनों। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2 इज इक्वल टू f डैश इंटू t प्लस f डैश इंटू t। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से t कॉमन आ रहा है राइट हैंड साइड पर, इसको ऐसे रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। हम यहाँ पर इसमें से t कॉमन ले लेंगे, f डैश प्लस f, और यहाँ से t कॉमन आ गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये कौन सा लॉ था, थर्ड लॉ था ना इसका, न्यूटन का। न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे पास था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। So according to third law of Newton, अब हमारे पास एक्शन क्या है F और रिएक्शन क्या है माइनस एफ डैश। ऐसे ही है ना, एक्शन हमारे पास है F और रिएक्शन हमारे पास क्या है F डैश, और माइनस हमारे पास क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। माइनस हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब माइनस एफ को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो F प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ प्लस एफ डैश हमारे पास 0 आ गई वैल्यू इसकी, तो वह हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा m1 v1 डैश माइनस m1 v1 m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाली वैल्यू से अलग अलग कर लेंगे। बिफोर कोलिजन हमारे पास कौन सी थी, m1 v1 और m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जो माइक डिस्टर्बेंस हो रही है, माइक को करवा दिए, माइक को कर दिए, माइक को इससे चल रहा था। अच्छा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाली जो मोमेंटम है वो अलग अलग कर लेंगे। बिफोर कोलिजन वाली हम लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं और आफ्टर कोलिजन वाली राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पे m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आर सेम, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision। ठीक है,
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन पर। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जी मिस। ठीक है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। इलास्टिक एंड मिस इन सबके माइक ऑफ करवा दें। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन आ जाती हैं। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होता है, जिसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वेस्ट नहीं होती है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वेस्ट नहीं होती है, वो कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन the collision in which kinetic energy is conserved is called elastic collision। ठीक है, जब कोई भी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वेस्ट नहीं होती, कंजर्व रहती है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, जैसे हम कोई भी हम बॉल लेते हैं, बाउंसिंग बॉल होती है, हम उसको किसी फ्लोर पे फेंकते हैं और वापस बाउंस बैक होकर हमारे पास आ जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। वो तकरीबन इलास्टिक होती है, उसके अंदर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे हमने नीचे फेंकने में जितनी हमारे पास काइनेटिक उसकी काइनेटिक एनर्जी लग रही है, उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसकी वापस आने में लग रही है, तो हमारे पास कौन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही है हमारी, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। इसकी एग्जांपल आ गई, बाउंसिंग बॉल when hits the ground and comes back। ठीक है, आगे हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, मैं बता देती हूँ। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास होती है द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। मिस मेरी अटेंडेंस लगा दें, मेरा फोन खराब हो रहा है। 2043, ठीक है मैं लगा दूंगी। ठीक है, लगा दूंगी। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास कौन सी कोलिजन होती है? द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। The collision in which kinetic energy is conserved is called elastic collision। आगे हमारे पास है inelastic collision। The collision in which kinetic energy is not conserved। The collision in which kinetic energy is not conserved is called inelastic collision।
ठीक है, इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जैसे हमारे पास कोई भी बॉल्स हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दोनों की डिफरेंट हो जाती है, कंजर्व नहीं रहती है। मतलब अगर कोई भी बॉल्स हैं वो एक दूसरे का कोलाइड करती हैं, एक ज्यादा फास्टली मूव करने लग जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जो स्लोली मूव कर रही होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम हो जाती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आ गई, collision of two tennis balls। ठीक है, अच्छा एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों सिस्टम्स में, बेशक वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, दोनों में कंजर्व रहती है। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक इक्विलिब्रियम कभी भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जब भी हम कोई ना कोई किसी न किसी चीज के साथ हिट करते हैं तो हमारी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती होती है। या तो जैसे मिस मेरे कल की अटेंडेंस भी लगा दें, क्योंकि मैंने लेक्चर सुना था, लेकिन जब अटेंडेंस ठीक लगा दूंगी, जब अटेंडेंस हो रही होगी तब आप बोल देना। अच्छा, मैं क्या बता रही थी कि कोई भी परफेक्ट इलास्टिक लेयर नहीं होती, क्योंकि जैसे हम जैसे दो कार्स है एक दूसरे को हिट करती हैं, पहली वाली कार जो है वो स्टॉप है और दूसरी वाली कार मूव कर रही है, मूव करने वाली कार हिट करेगी स्टॉप कार के साथ, तो जो वो तो स्टॉप हो जाएगी, जो मूव कर रही थी कार, क्योंकि वो हिट की है, और आगे वाली कार जो स्टॉप थी वो थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई मूव, उसमें कोई ना कोई मूवमेंट आ जाएगी, वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर लेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी इलास्टिक, कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई जब भी हमारे पास कोई चीज, दो चीजें कोलाइड करती हैं तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, आगे है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन, हमारे पास कोई सी भी दो बॉल्स हैं, m1 उसकी वेलोसिटी है v1, m2 उसकी वेलोसिटी है v2। जब वो कोलाइड की तो m1 की वेलोसिटी हो गई v1 डैश और m2 की वेलोसिटी हो गई v2 डैश। ठीक है, अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अभी पढ़ा है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, तो वो बोलिए हम इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, अब हम m1 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं और m2 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेते हैं। m1 वाली वैल्यूज जब हम एक साइड पे करेंगे तो v1 प्लस v1 डैश कॉमन आ जाएगा, में से कॉमन आ जाएगी, और m2 वाली वैल्यूज जब हम एक साइड पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v2 डैश माइनस v2। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी कोलिजन हमारे पास इलास्टिक है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का क्या मतलब होता है? कंजर्व होने का मतलब यही होता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ना, अगर फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, k इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और सेकेंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर। इसी तरह
बिफोर के लिए इनके साथ डैश आ जाएगा, दोनों की वेलोसिटीज के साथ। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर के लिए हमारे पास क्या होगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, आफ्टर के लिए हमारे पास क्या होगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 डैश स्क्वायर। ठीक है, दोनों के साथ डैश आ जाएगा। अब 1/2 दोनों साइड्स पे कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके वो कट जाएगा। दोनों साइड्स पे 1/2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा m1 v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 डैश स्क्वायर प्लस m2v2 डैश स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, m1 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेंगे, m2 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेंगे। m1 जब हम लेंगे एक साइड पर तो वहां से m1 आ जाएगा m1v1 स्क्वायर माइनस m1v1 डैश स्क्वायर, यहाँ से m2v2 डैश स्क्वायर माइनस m2v2 स्क्वायर। मैम नेट इशू आ रहा है, मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज। सबके नेट इसी वक्त खराब होने होते हैं, कर दूंगी। अच्छा, इसमें से m1 हमने कॉमन ले लिया, तो रह गया हमारे पास v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, और इस साइड से कॉमन लिया तो m2 यहाँ पे v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पास मैथ्स में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मैथ्स में फॉर्मूला होता है 2035 रोल नंबर आपकी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, वही फॉर्मूला बना रहे हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप खोल के लिख सकते हैं। m1 बाहर रह जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास v1 माइनस v1 डैश और v1 प्लस v1 डैश। सेकेंड साइड पे भी इसी तरह v2 माइनस v2 डैश माइनस v2 और v2 डैश प्लस v2। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, वो थी जो हमने मोमेंटम से निकाली थी। अब हम मोमेंटम वाली इक्वेशन डिवाइड कर दें, इस वाली क्वेश्चन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिवाइडिंग EQ2 by 1 तो m1 v1 माइनस v1 डैश v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v2
v2 डैश प्लस v2, ये डिवाइडेड बाय हो गया m1 10 minutes are left. ओके वो थी v1 प्लस v1 डैश और यहाँ पे m2 v2 डैश प्लस v2। ठीक है, यहाँ से m1 से कट गया और ये वाली ब्रैकेट में ये वाली ब्रैकेट के साथ कट गई, ये वाली भी, ये सारी कटिंग हो गई। हमारे पास बच गया v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v2। ठीक है, अब हम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाली वैल्यूज अलग अलग कर लेते हैं। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v2 v1 डैश प्लस v2 डैश। यहाँ पे माइनस v1 माइनस v2 is equal to v1 dash minus v2 dash। हमारे पास दोनों इक्वेशंस आगे हमारे पास ये आगे वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, velocity before collision of two balls is equal to the velocity after collision after collision of two balls। अब दोनों हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। वही थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास आ जाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, मैं पिक्चर्स आप लोगों को सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर। अब अटेंडेंस ले लेते हैं। जिसका रोल नंबर आए वो अपने रोल नंबर पे अनम्यूट करे और अटेंडेंस बोल लें।